दोस्तों, एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स को अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट कहा जाता था, क्योंकि अगर वो कचरे में भी हाथ डालते थे तो वहाँ से डायमंड निकालने की काबिलियत रखते थे। और यहाँ तक कि जब उन्हें खुद की बनाई कंपनी से निकाल दिया गया तो पता स्टीव जॉब्स ने क्या किया था? नेक्स्टी नाम की न्यू कंपनी बना दी। लेकिन फिर एप्पल का बिजनेस ऑटोमेटिक कम होने लगा। फिर कंपनी ने फैसला किया कि स्टीव जॉब्स की न्यू कंपनी नेक्स्टी को खरीदकर उन्हें सम्मानपूर्वक एप्पल कंपनी में वापस लाया जाए। स्टीव जॉब्स अपनी पर्सनल लाइफ में इतना पॉजिटिव रहते थे कि उन्हें कैंसर जैसी बीमारी, जिसकी कोई दवाई, जिसकी कोई मेडिसिन नहीं है, उसको भी उन्होंने मात दे दी। और दोस्तों, 12 जून 2005 को स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने जीवन के सभी उतार चढ़ाव और अनुभव से जुड़ी पूरी जीवन गाथा उन्होंने 3 कहानियों के माध्यम से बताई थी। दुनिया के बिगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी, जी हाँ दोस्तों, संदीप माहेश्वरी ने खुद ये स्पीच सुनी और कहा, स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उनकी स्टैनफोर्ड वाली एक स्पीच है 20 मिनट की। अगर आप में से बाकी लोगों ने नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार आप जा करके यूट्यूब पे वो ज़रूर देखें। पर प्रॉब्लम यह है कि स्टीव जॉब्स ने ये स्पीच इंग्लिश में दी है, लेकिन हमारी मातृभाषा हिंदी है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को ये स्पीच समझने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इसीलिए मैं ये स्पीच का हिंदी अनुवाद लेकर आया हूँ, जिसमें शब्द तो सारे के सारे स्टीव जॉब्स के रहेंगे। मैं बस उनको हिंदी अनुवाद करूँगा। और दोस्तों, ये वो स्पीच है जो आपको दुनिया की किसी भी पुस्तक में नहीं मिलेगी। तो हेडफोन लगा लीजिए और पूरा फोकस बस इस स्पीच पे दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। आज विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय में से एक के दीक्षांत समारोह में आज आपके साथ होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा सम्मान की बात है। मैं आज आप सभी को एक सच बताना चाहता हूँ जो आज तक मैंने कभी किसी को नहीं बताया। मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ, पर फिर भी आज पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन समारोह के इतने नज़दीक तक पहुंच चुका हूं। आज मैं आप सभी को मेरे जीवन की 3 कहानियां सुनाऊंगा। ज़्यादा नहीं, बस 3 कहानियां। बस ध्यान से सुनना। पहली कहानी है डॉट्स कनेक्ट करने के विषय में। रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैंने 6 महीने के अंदर ही पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी मैं 18 महीने तक वहाँ आता जाता रहता था। फिर सवाल ये है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा? इसकी शुरुआत मेरे जन्म से ही हो गई थी। मुझे जन्म देने वाली देवी एक यंग अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वो चाहती थी कि मुझे कोई गोद ले ले, लेकिन साथ ही में वो ये भी चाहती थी कि जो मुझे गोद ले वो कॉलेज ग्रेजुएट जरूर से हो। और इस प्रकार पहले से ही सब कुछ सेट था। मैं एक वकील और उनकी पत्नी के द्वारा एडॉप्ट किया जाने वाला था, लेकिन जैसे ही मैं इस दुनिया में आया, लास्ट मिनट पर उन्होंने अचानक अपना मन बदल लिया और उन्होंने कहा कि उन्हें तो एक लड़की चाहिए थी। और इसलिए आधी रात को मेरे माता पिता को कॉल किया गया, जो कि वेटिंग लिस्ट में थे, और उन्हें कॉल करके सब बताया गया कि हमारे पास में एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहोगे? और उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। लेकिन बाद में मुझे जन्म देने वाली देवी माँ को ये पता चला कि जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है और पिताश्री तो हाई स्कूल पास भी नहीं थे, और इसीलिए उन्होंने अंतिम एडॉप्शन पर साइन करने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर कुछ ही महीने बाद मेरे होने वाले माता पिता ने मेरी माँ को वचन दिया कि हम इसे कॉलेज ज़रूर भेजेंगे, और इसी वजह से माँ मान गई और फिर मुझे एडॉप्ट कर लिया गया। और कुछ इसी तरह से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी। और फिर 17 वर्ष के बाद मैं कॉलेज गया, लेकिन गलती से मैंने रीड, जो कि एक महंगा कॉलेज है, वो चुन लिया। मेरे वर्किंग माता पिता की सारी पूंजी बस मेरी पढ़ाई में खर्च होने लगी, और 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई भी महत्व नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ। कोई आइडिया नहीं था कि किस तरह से कॉलेज मेरी मदद करेगा अपनी ज़िंदगी में सब कुछ करने के लिए। और यहाँ पर
मैं अपने माता पिता की जीवन भर की पूंजी पढ़ाई में खर्च करते जा रहा था और इसीलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का डिसीजन लिया और यही सोचा कि जो होगा अच्छा होगा। उस समय मुझे ये चीज़ बहुत ही डराने लगी, लेकिन जब बीते समय को आज मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। वो कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे ही मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया था तो मैंने उन क्लासेस को करना छोड़ दिया था जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था और मैं केवल उन्हीं क्लासेस को करता था जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। और ये सब कुछ करना कोई इतना आसान भी नहीं था क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा भी नहीं था। इसीलिए दोस्तों के कमरों में मैं ज़मीन पर सोता था। मैं कोक की बोतलों को लौटाकर मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। मैं हर संडे 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था जिससे कि हफ्ते में कम से कम एक बार मैं पेट भरकर खाना खा सकूं और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों कॉलेज ड्रॉप आउट करना मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। उस समय रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी जहाँ पर कोलिग्राफिंग सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज परिसर में हर एक पोस्टर, हर एक लेबल पर बहुत ही खूबसूरती से कैलीग्राफिंग किया जाता था। क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था इसीलिए मुझे सामान्य क्लासेस करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो मैंने निर्णय लिया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस जरूर करूंगा और इसे अच्छी तरीके से सीखूंगा। तो मैंने सेरिफ और सेंट सेरिफ टाइप फेस के बारे में सीखा, अलग अलग अक्षरों के बीच स्पेस वेरी करना सीखा और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाती है यह भी मैंने सीखा। ये सब कुछ बहुत ज्यादा खूबसूरत था, ऐतिहासिक था और इतना आर्टिस्ट था कि इसे साइंस द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सका और ये सभी मुझे बहुत ही आकर्षक लगता था। उस समय मेरा ऐसा कोई भी विचार नहीं था कि मैं इन चीजों का प्रयोग कभी अपने जीवन में करूंगा। लेकिन जब 10 साल बाद हम अपना पहला मैकिंटोश कंप्यूटर बना रहे थे तब मैंने इसे मैक में डिजाइन कर दिया और ये बहुत ही खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला विश्व का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज में केवल कैलीग्राफी में ही प्रवेश नहीं लिया होता तो मैक में कभी मल्टीपल टाइप फेस या प्रोफेशनली स्पेस फॉन्ट नहीं होते। और क्योंकि विंडोज ने मैक को कॉपी की है तो दुनिया के किसी भी पीसी में ये सब नहीं होता। अवश्य ही जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य को देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना असंभव था, लेकिन जब 10 साल बाद मैं बीते हुए समय को देखता हूँ तो मुझे सब कुछ क्लियर नजर आता है। आप केवल पीछे देखकर ही डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो, इसीलिए आपको विश्वास करना होगा कि अभी जो भी हो रहा है वो आगे चलकर किसी न किसी तरह आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको कर्ज में अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर या फिर अपने कर्मों पर किसी न किसी चीज पर तो विश्वास करना ही होगा। तो मेरी पहली कहानी से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और अभी आप जो भी कर रहे हो वो आगे चलकर आपको किसी न किसी काम जरूर आएगा। आप बस अपने आप पर विश्वास रखकर करते जाइए जो आप कर रहे हो। मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के विषय में है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली था कि जिससे मैं प्यार करता था वह मुझे जल्द ही मिल गई। वोज और मैंने अपने पिता के छोटे से गैरेज से एप्पल की शुरुआत की थी। जी हाँ दोस्तों, हमने गैरेज से शुरुआत की थी और जब मैं सिर्फ 20 साल का था और हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल कंपनी 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी हो गई। हमने अभी 1 साल पहले ही मैकिंटोश रिलीज किया और मैं 30 साल का हो गया और मेरी खुद की बनाई कंपनी से ही मुझे निकाल दिया गया। आप सभी सोच रहे होंगे कि खुद की बनाई हुई कंपनी से कोई कैसे निकाल सकता है। तो जैसे जैसे एप्पल ग्रो करने लगी हमने एक बुद्धिमान आदमी को हायर किया, जिससे मैंने सोचा कि वो हमारे साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उसके बाद कंपनी के फ्यूचर और विजन को लेकर हम दोनों में विवाद हो गए और बात बोर्ड ऑफ डायरेक्शन तक पहुंच गई और उन लोगों ने उसका साथ दिया और इस तरीके से 30 की उम्र में मुझे अपनी खुद की कंपनी से बाहर निकाल दिया गया और जो मेरी अडल्ट लाइफ का फोकस था वो पूरा टूट चुका था, खत्म हो चुका था और ये पूरी तरह से मुझे बर्बाद करने वाला था। और कुछ महीनों तक मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं और ये मेरे लिए सबसे बड़ा फेल्यूर था। और एक बार तो
मैंने वेली छोड़कर जाने का भी सोचा, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूँ उसके बारे में मैं अभी भी पैशनेट हूँ। एप्पल में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई। मुझे उन्होंने अस्वीकार कर दिया, लेकिन मैं फिर भी अपने काम से प्यार करता था और इसीलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। मैं उस वक्त ये नहीं सोच पाया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। सफल होने का बोझ अब बिगिनर होने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर से स्वयं को बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था और इसी आज़ादी की वजह से मैं अपने जीवन के सबसे क्रिएटिव पीरियड में चल रहा था। अगले 5 सालों में मैंने 2 सफल कंपनी बना दी। पहली नेक्स्टा और दूसरी पिक्सर थी। और इसी दौरान मैं बहुत ही अद्भुत महिला से मिला जो आगे चलकर मेरी धर्म पत्नी बनी। पिक्सर ने पहली एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और आज के समय में यह दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। और एप्पल ने एक अपारदर्शी कदम उठाते हुए नेक्स्टा को खरीद लिया और सम्मान पूर्वक मुझे एप्पल में शामिल कर लिया गया। आज एप्पल नेक्स्टा द्वारा विकसित की गई टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है। तो यहाँ पर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो यह सब कुछ मेरे साथ नहीं होता। यह एक कड़वी दवा थी, लेकिन मेरे विचार से इसकी मुझे सख्त जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपको इस तरह की ठोकरें मारती है, लेकिन आप विश्वास मत खोइए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसीलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार करता था। जितना अपने प्यार को जानना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपने काम को खोजना जिसे आप सच में एंजॉय करते हो, क्योंकि आपका काम आपकी जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है। और वास्तविक रूप से संतुष्ट होने का यही एक तरीका है कि आप वो करें जिसे आप एक बड़ा काम समझते हो। और बड़ा काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप वो काम करें जिसे करना आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। और अगर अभी तक आपको वो काम नहीं मिला तो आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए जब तक कि वो काम आपको मिल ना जाए। और जब वो काम आपको मिल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। और जैसा कि किसी अच्छे रिलेशनशिप में होता है, वो समय के साथ साथ और भी अच्छी होती जाएगी। इसीलिए इसे खोजते रहिए, रुकिए मत। दोस्तों, मेरी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण स्टोरी है मृत्यु के विषय में। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक बहुत ही अच्छी लाइन पढ़ी थी, यदि आप हर दिन ऐसे जिएंगे जैसे आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। और इसने मेरे दिमाग पर एक बहुत ही बड़ी छाप छोड़ दी। और तब से पिछले 33 सालों से मैं हर सुबह उठकर शीशे में देखता हूँ और खुद से एक सवाल करता हूँ कि अगर आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज वो काम कर रहा होता जो करने वाला हूँ। और अगर इसका आंसर ना होता है तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ न कुछ बदलने की ज़रूरत है। और इसका आंसर अगर हाँ होता है तो मतलब मैं सही काम कर रहा हूँ। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है किसी भी चीज़ के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नंगे हैं, ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुनो। करीब 1 साल पहले ही मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7 बजे मेरा स्कैन हुआ और उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मुझे कैंसर है। और सच कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता था कि कैंसर क्या होता है। डॉक्टर ने पूरे विश्वास के साथ मुझे बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका उपचार करना असंभव है। और अब मेरे पास केवल 3 से 6 महीने ही बचे हैं। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊं और अपनी चीज़ों को व्यवस्थित कर लूं। यानी डॉक्टर की भाषा में इसका मतलब था कि आप मरने वाले हो, मरने की तैयारी कर लो। यानी कि वो सारी चीज़ें जो आप 10 सालों में करने वाले हो वो बचे हुए काम कुछ दिनों में कर लो, क्योंकि आपका अंतिम समय आ चुका है। मैंने इस डाइकोनिस के साथ पूरा दिन बिता दिया और शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहां पर मेरे गले के रास्ते से पेट से होकर एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर के कुछ सेल्स निकाले गए। उस वक्त मैं पूरी तरह से बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी और वहां पर जो भी उपस्थित था वो दुखी थे। जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरी सेल्स को देखा तो वो भी रो पड़ा। उसकी भी रूह कांप गई, क्योंकि सेल्स को देखकर डॉक्टर समझ गया था कि मुझे बहुत ही डेंजरस कैंसर है, जो कि सिर्फ
सर्जरी से ही ठीक हो सकता है, तो मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मौत के इतने करीब तक मैं पहले कभी नहीं पहुँचा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ समय तक मैं पहुँचूं भी ना। और यह सब देखने के बाद मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता। वो लोग भी जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं वो भी कभी मरना नहीं चाहते, लेकिन मृत्यु ही वो स्थान है जहाँ पर हम सभी लोग जाते हैं। आज तक कोई भी इससे बचा नहीं है। मृत्यु एक अटल सत्य है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जीवन का एकमात्र सबसे बड़ा आविष्कार है और वो है मृत्यु। यह जिंदगी को बदलती है, पुराने को समाप्त कर नया रास्ता खोलती है। और इस समय पर आप सभी लोग नए हैं। कुछ ही समय में आप सभी लोग पुराने हो जाओगे और फिर रास्ते से साफ हो जाओगे। इतना ज्यादा नाटकीय होने के लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ, लेकिन यही सत्य है। आपका जीवन बिल्कुल सीमित है, इसे सही कामों पर लगाए। आप जिस काम को पसंद करते हो वही काम करें। किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। बेकार की फालतू सोच में मत फंसो, लोगों की बातों में मत फंसो। अपने जीवन को अपने हिसाब से चलाइए। लोगों के विचारों की शोर से अपने अंदर की आवाज मत दबाइए। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अपने दिल और बुद्धि की बात सुनने का साहस करो, क्योंकि आपका दिल और आपकी बुद्धि पहले ही जानती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तो सबसे पहले अपने दिल की आवाज़ सुनो और बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी होती है। और इस स्पीच के अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। मैंने हमेशा अपने लिए यही मांगा है। और जब आप सभी लोग यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हो तो आप सभी के लिए भी यही विश करता हूँ, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। यानी कि भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। भूखे यानी कि कुछ करने के लिए आपके अंदर भूख होनी चाहिए, एक तड़प होनी चाहिए। और मूर्ख यानी कि अगर आप मूर्ख रहोगे तभी आप कुछ सीख सकोगे, तभी आप कुछ नया कर सकोगे। अगर आपको ये लगता है कि आप सब कुछ पहले से ही जानते हो तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को इस स्पीच से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने में कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। और प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसको ट्रांसलेट करने में और वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।